हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी और वहाँ पे हमने जाना था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो एक एंगल ऐसा होता है, डेंसर मीडियम एंगल ऑफ, जहाँ पे स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होता। लाइट डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके सारे कंडीशंस हमने देखे, उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि एक ज़रिया होता है जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे अगर भेजना है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे आपको भेजना है और आप चाहते हैं कि वो सिग्नल जो है उसमें लॉसेस कम हो, यानी कि जिस फॉर्म में ओरिजिनल सिग्नल है उसी फॉर्म में वो रिसीवर तक पहुंच पाए ट्रांसमीटर से लेके, यानी उसके अंदर लॉसेस कम हो ट्रांसमिशन के दौरान, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्टिकल फाइबर का। एक पतली सी केबल होती है, उस केबल के ज़रिए ईएम वेव्स को, सिग्नल कहने का मतलब हमारा ईएम वेव से, यानी ईएम वेव के ट्रांसमिशन का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर विद मिनिमम एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मतलब होता है कि एनर्जी लॉस ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए जब हम करते हैं तो इसका जो रियलिस्टिक डायग्राम है ज़रा उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रियलिस्टिक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है वो फाइबर कोर होता है। 3 इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। एक तो होता है फाइबर का कोर, सबसे इनर मोस्ट पार्ट, उसके बाद आती है क्लैडिंग, उसके बाद आती है प्लास्टिक कोटिंग। फिलहाल तो यहाँ पे सबके हम फंक्शंस जान लेते हैं, बाकी हम बाद में डिटेल में इससे हम बात करेंगे इसके बारे में। कोर जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, लाइट सबसे पहले उसी के अंदर इंसिडेंट होती है। लाइट कहने का मतलब जो भी आपका सिग्नल है या ईएम वेव है, एक बार लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है, तो उसी कोर के अंदर उसका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस बनाए गए रहते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है। तो एक्चुअल में जब लाइट एक बार कोर के अंदर इंसिडेंट होती है तो फिर वो हायर से लोअर की तरफ जाना चाहती है। आप समझिए, क्लैडिंग जो है वो कोर के बाद आ रहा है, तो पहले तो कोर में लाइट इंसिडेंट हुई और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है यहाँ पे। The core is the innermost part of fiber and usually made from glass or plastic। ये ग्लास या तो प्लास्टिक का बना होता है with a higher refractive index, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है कोर जो होता है। It is responsible for carrying the light signals over long distances, serving as the primary pathway for data transmission। यानी यही जिम्मेदार होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, और ये प्राइमरी पाथवे यानी रास्ता प्रोवाइड करता है सिग्नल के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जानना क्या है यहाँ पे, जो मेन इंपॉर्टेंट है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है, किसके कंपैरिजन में, क्लैडिंग के कंपैरिजन में, यानी क्लैडिंग का इससे थोड़ा सा कम होता है। क्लैडिंग जो होता है, क्लैडिंग के बारे में जान लेते हैं। क्लैडिंग सराउंड्स द कोर एंड हैज़ अ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स फंक्शन इज टू कीप द लाइट कन्फाइंड विद इन द कोर बाई कॉजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ठीक है, तो क्लैडिंग जो होता है इसका ये चारों तरफ से, यानी आप कह सकते हैं कोर के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको बोला जाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से फ़ायदा ये होता है कि कोर के अंदर आपकी लाइट आई हायर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, वहाँ से क्लैडिंग की तरफ जाएगी, वो भी बाहर निकलना चाहेगी, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो एक्चुअल में लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट की जाती है ताकि इसके अंदर ही, कोर के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी चूंकि रियलिस्टिक डायग्राम है तो यहाँ पे बहुत सही से आपको समझ में नहीं आएगा, तो बस आप यही समझिए यहाँ पे कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये कवर करता है कोर को, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद आता है सबसे बाहर की जो कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग, उसको बोलते हैं सिंपल कोटिंग बोलते हैं, या फिर उसको बफर भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है अप्लाइड आउटसाइड द क्लैडिंग, टिपिकली मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स का बना होता है और इसका मेन काम एक्चुअल में, इसका कुछ योगदान नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर को। ठीक है, कि माइक्रो बैंडिंग वगैरह ना हो, कुछ कट पिट जाए तो ऐसा ना हो कि कटते कटते वो क्लैडिंग और कोर तक कट जाए। ठीक है, अगर कट गया तो फिर तो सिग्नल के लॉस होने शुरू हो जाएंगे, ईएम वेव्स वहाँ से लीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ ना हो, ये ध्यान देता है, ये इसके लिए हम प्लास्टिक की कोटिंग यहाँ पे करते हैं। तो हालांकि पार्ट्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो पार्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें मेन जो है
वो जानना है। इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग जानना है, ठीक है। तो ये जो है आप बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किस पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो वही ऑप्टिकल फाइबर, इट इज एक्सट्रीमली polymers or glasses. It is used to transmit EM waves from one place to another with minimum attenuation. ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे। सो एक लाइट है जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट होती है। सो दिस वन इज अवर सॉरी एक लाइट है जो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ठीक है, कोई ईएम वेव है ऐसे इंसिडेंट होती है। आप इसको ये कह सकते हो कि दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसके बीच का जो एंगल है ये एंगल हो गया आई, ठीक है। बाहर ऑब्वियस सी बात है कि ये एयर है, किसका हमने मान लिया म्यू। ये एक्चुअल में ये जो आपको पाइप जैसा हमने दिखा रखा ना, सिलेंडर जैसा, ये हमारा कोर है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोर के अंदर लाइट जाती है उसके बाद होता क्या है। तो आप बोलोगे यार कि चूंकि ये एयर है तो ये तो आपका एक तरीके से रेयरर मीडियम हो गया। ये कोर है, ये या तो प्लास्टिक या तो कांच का बना होगा, इस तरह का। प्लास्टिक मतलब फाइबर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये आपका एज अ डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। दिस वन इज आवर डेंसर मीडियम, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम ये 1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम यहाँ पे दे रखा है म्यू के बराबर, ठीक है ना। अब लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ जो होगी वो बेंड होगी। तो लाइट क्या की, जैसे ही अंदर जाएगी लाइट तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हमने मान लिया आर, ठीक है। दिस वन इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लाइट जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई ना, ये चूंकि पूरा कोर ट्रांसपेरेंट है, अब लाइट इधर जा सकती है, इसको पार कर सकती है। तो सबसे पहला काम क्या करें ना कि यहाँ पे एक हम नॉर्मल पहले ड्रॉ कर ही लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस वन इज आवर नॉर्मल एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हमने ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ये लाइट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाया। अब ये कितना एंगल होगा, आप बोलोगे यार कि ये तो पूरा 90 हो गया, ये आर हो गया, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब लाइट फिर से कहाँ जाने वाली है, रेयरर मीडियम में। अब इधर देखो ये कोर है, कोर के बाद क्लेडिंग होती है। फिलहाल हम क्लेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इधर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल के लिए। हम चाहते हैं कि लाइट इस मीडियम में जाए ही ना। लाइट जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो कोर के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप बोलोगे यार कैसा तभी पॉसिबल होगा जब इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो जाए, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो एक्चुअल में होगा क्या, आप बोलो यार कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार यहाँ पे हो गया ना, इसका मतलब कि लाइट जो है इसी मीडियम ऐसे वापस लौट जाएगी। जी आपकी लाइट वापस लौट गई इसी मीडियम में। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये आपका हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होके फिर से यहाँ पे आई है, यहाँ भी चांसेस है कि लाइट जो है इस मीडियम में आ जाए, बाहर एयर में आ जाए वापस। देखते हैं एयर में वापस आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे ऐसे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, आप बोलोगे यार कि ये अगर 90 माइनस आर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। तो अगर 90 माइनस आर पे यहाँ पे इंसिडेंट होकर टी आई आर हो गया तो आप बोलोगे यहाँ भी 90 माइनस आर पे इंसिडेंट हुई तो यहाँ भी टी आई आर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यानी एक बार अगर लाइट ट्रैप हो गई, मतलब कोर के अंदर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार अगर लाइट का हो गया तो बार बार वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ 90 माइनस आर ही बनेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार 90 माइनस आर पे टी आई आर होगा, हम ये कैसे कह सकते हैं।
हम ऐसे कह सकते हैं कि 90 माइनस आर अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, उस केस में जो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने बोल दिया P, एट पॉइंट P। अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल है तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये जो 90 माइनस आर है ना, इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से तो बड़ी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे यार क्रिटिकल एंगल तो पता नहीं है, हमें क्रिटिकल एंगल कितना बन रहा है। भले नहीं पता, लेकिन क्या क्रिटिकल एंगल हम निकाल नहीं सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं। तो एक बात अब सोचो, क्रिटिकल एंगल हमें पता करना है, तो क्रिटिकल एंगल का हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल ऐसे, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो आप बोलोगे यार रेयरर मीडियम मतलब क्या? रेयरर मीडियम बाहर तो हवा है, हमने फिलहाल के लिए भी एयर ही एज्यूम किया है, बाहर हवा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और डेंसर मीडियम मतलब कोर ही आपका डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये आपका हो जाएगा 1/म्यू। ठीक है, तो साइन गई आपकी 1/म्यू। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया, दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। साइन 90 माइनस आर आपका हो जाएगा कॉस ऑफ आर, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/म्यू। ठीक है, ये अब आप बोलोगे यार कि देखो ना, एक और अननोन यहाँ पे आर इन्वॉल्व हो गया, ये हम कैसे निकालें? तो आर आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे चूंकि रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम यूज कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम यूज करते हैं, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी, यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। साइन थीटा 1, म्यू 1 मतलब जहाँ से जा रही है लाइट, तो 1 से जा रही है ना, तो 1 साइन ऑफ थीटा 1, कितना एंगल बना है? थीटा 1 की जगह पे आई लेंगे, तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2, जहाँ पे लाइट गई है तो क्या है? म्यू। साइन ऑफ एंगल कितना है? तो आप बोलोगे यार यहाँ पे आर बना है, तो साइन ऑफ आर। ठीक है, तो साइन आर यहाँ से कितना हो जाएगा? आप बोलोगे साइन आई इज इक्वल्स टू, सॉरी साइन आई नहीं, साइन आर हमने कैलकुलेट करना है ना, सो साइन आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाई ये म्यू को आप इधर कर लो, तो ऐसे हो गया। ठीक है, साइन आर ऐसे निकल गया। ठीक है, अब साइन आर ऐसे है तो क्या कॉस आर इससे निकल नहीं जाएगा? अब बोलो कॉस आर ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा। कॉस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन हो गया 1 डिवाइड बाई म्यू के। साइन आर को लिख दो साइन आई डिवाइड बाई म्यू, तो ये आपका हो जाएगा विच इम्प्लाइज, इसी लाइन में हम कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन आर को हम लिख देंगे साइन आई बाई म्यू, चूँकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/म्यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे ले रहे हैं इसी को सॉल्व करने के लिए, तो आप ये याद रखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, तो ये हमारे सामने मिला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर, और ग्रेटर देन हो गया 1/म्यू। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, म्यू स्क्वायर इधर हो जाएगा, सो दिस इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई ये म्यू स्क्वायर, ये हो गया ग्रेटर देन, ये म्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई ये रूट के बाहर आ गया म्यू, और ये ग्रेटर देन हो गया 1/म्यू। आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे कट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ बचा क्या, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो जब भी आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसको आप इधर कर लो तो ये आपका हो जाएगा म्यू स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, ठीक है। तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि टी आई आर हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना कोर का, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर आई से, ठीक है ना। आई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ गिवन होगी यहाँ पे, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गिवन होगी ना, या फिर कुछ ना कुछ हम डिसाइड कर ही लेंगे कितने एंगल पे हमें इंसिडेंट कराना है, उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम डिसाइड कर पाएंगे कोर का कितना होना चाहिए, ताकि इसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये साइन फंक्शन है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, ठीक है। तो अगर हम म्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो आप बोलोगे यार किसके जगह पे 1 कर दो, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो म्यू ये हो जाएगा ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो एक बात याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज़्यादा है अगर कोर का, तो टी आई आर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी हमें। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले केस को लेके, और इसमें हमें ये पता करना है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट को लेके हमें पता करना है। तो आई थिंक सवाल यहाँ पे ये है, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ फाई फॉर विच रे विल नॉट कम आउट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया हुआ है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कोर का, और कोर के जस्ट बाद क्लैडिंग होती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जो है एक्चुअल में ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमने भी ये भी पढ़ा थ्योरेटिकल चीज़ में कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होगा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। लाइट सबसे पहले यहाँ पे एंटर करने वाली है, तो चलो लाइट को यहाँ पे एंटर कराते हैं। तो ये हमारी लाइट एक बार यहाँ पे ऐसे एंटर हुई, ठीक है। और इंसिडेंट रे ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। पूछ रहा है कि आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंट की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे रखें ताकि जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी लाइट कर्व सरफेस से पास ना करे, मतलब TIR हो जाए, जानना वो यही चाह रहा है, ठीक है। तो लाइट को यहाँ से पहले रिफ्रैक्ट कराओ, तो लाइट को हमने रिफ्रैक्ट करा दिया और ऐसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। चलो जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो, कैसे यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज अवर नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है, यानी कि जो लाइट EM वेव जो इंसिडेंट हुई है वो ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा R। पिछले वाले केस जैसा ही है, ये 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस R, ठीक है। अब कहने का मतलब कि अगर 90 माइनस R क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR हो जाएगा, तब लाइट इधर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे लाइट विल नॉट come out from curved surface when, जब TIR हो जाएगा तभी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 90 माइनस R क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी ऐसा होगा, when 90 माइनस जो R है ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल। दोनों तरफ आप साइन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस R ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। अब थीटा सी हम यहाँ से थीटा सी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, एक कोर और क्लैडिंग का, तो थीटा सी आप कैसे निकालेंगे, थीटा सी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, या फिर ऐसे देख लेना साइन थीटा सी सिंपल लिखते हैं,
थीटा सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब ये क्लेडिंग ही तो रेयरर कहा जाएगा ना, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम है, तो ये आपका हो जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1। तो हमारे सामने आ गया साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाई μ1। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो साइन 90 माइनस आर वही हो जाएगा कॉस ऑफ आर ग्रेटर देन साइन थीटा सी। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ2 डिवाइड बाई μ1। ठीक है, कॉस आर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये ग्रेटर देन हो गया μ2 डिवाइड बाई μ1। साइन आर आप निकाल लो, यहाँ पे स्नेल्स को लॉ हम लगा देते हैं। तो स्नेल्स को लॉ आप लगाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो हो जाएगा 1 साइन आई, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ1 साइन ऑफ आर। सो साइन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाई μ1। ठीक है, तो यही साइन आर की जगह पे रख दो साइन आई डिवाइड बाई μ1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा साइन आई, तो जो कि स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर आई अपॉन ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1। ठीक है, अगले पेज पे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई μ1 स्क्वायर ग्रेटर देन μ2 बाई μ1। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई μ1 स्क्वायर अपॉन μ1, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ग्रेटर देन μ2 अपॉन μ1, और ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा μ1, ये μ1 कट गया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर रूट हट जाएगा, तो ये μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेके, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। चलो, ये μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये ग्रेटर देन हो गया μ2। ठीक है, μ2 का स्क्वायर भी हो जाएगा ना, क्योंकि इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो ये μ2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर आई जो है ये लेस देन है μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर से। ठीक है, तो साइन आई जो होगा वो लेस देन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के। ठीक है, आई के बारे में पूछा है ना, तो आई लेस देन साइन इनवर्स μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि आई की वैल्यू अगर इससे कम है उस केस में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट विल नॉट क्रॉस द कर्व्ड सरफेस, वो कभी भी कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर ये यानी कि फॉर दिस रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट light won't cross curved surface, वो कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करेगी ही नहीं, यानी कोर के अंदर ही लाइट क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो ये चीज़ ठीक है ना।
तो ये था हमारा। एक चीज़ और होता है, एक शब्द आता है न्यूमेरिकल एपर्चर, तो उसको हम ज़रा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर। हालांकि कुछ अलग नहीं है, न्यूमेरिकल एपर्चर, और ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए डिफाइन होता है। ये जो शब्द होता है डिफाइन फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस मैक्सिमम वैल्यू पे TIR हो जाए। अब ध्यान दीजिए, अब ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैक्सिमम वैल्यू फॉर TIR, उसी को बोला जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। इसको शॉर्ट में ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसी सवाल में आप देखिए कि जो हमारा I निकल के लेस देन साइन इनवर्स साइन I जो है वो लेस देन है √μ1² माइनस μ2², ठीक है ना। तो सॉरी, तो अभी हमने क्या देखा कि जो साइन I है ना वो लेस देन है √μ1² माइनस μ2², न्यूमेरिकल एपर्चर। एक्चुअल में साइन I मैक्स, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो अभी हमारा सवाल था, इस सवाल के हिसाब से क्या हमको देखने को मिल रहा है कि साइन I की जो वैल्यू है वो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे कम होनी चाहिए तब जाके TIR होगा, ठीक है। इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़रा से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यानी कि वैल्यू या तो इससे कम हो या तो मैक्सिमम इतना हो पाए, तब जाके TIR की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तब TIR होगा। तो यहाँ से अगर इस सवाल में अगर हमें न्यूमेरिकल एपर्चर निकालना पड़े NA, तो आप बोलोगे NA मतलब साइन I मैक्स, ये आप निकाल लो है वो मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी हो सकती है √μ1² माइनस μ2²। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का ये आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये दो सवाल हमने लिए हैं। तो इस सवाल में पूछा क्या था कि आप I बताओ, वैल्यूज़ ऑफ I, यानी बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिसके लिए TIR हो। तो हमने देखा कि भैया अगर आप चाहते हैं कि TIR हो तो साइन I की जो वैल्यू है ना वो इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पे नहीं होगा, इससे कम होनी चाहिए, या तो इतनी हो तो भाई क्या हो जाएगा, इंटरफेस को पकड़ के लाइट चली जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस इस टॉपिक पे यही दो सवाल हम लेते हैं। इस टॉपिक पे दो सवाल क्या, दोनों एक तरह से सेम ही थे, बस एक सवाल में हमने क्लैडिंग को इन्वॉल्व कर दिया, दूसरे में क्लैडिंग को इन्वॉल्व नहीं किया था। कॉन्सेप्ट सेम है हमारा। न्यूमेरिकल्स की क्लास हम बार बार कह रहे हैं कि उसको हम एक साथ ही रन करेंगे शुरू से, यानी कि उसमें मिरर्स के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज, कर्व्ड सरफेसेस, ये सब की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एक एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करते जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।